आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान किसी वर्ण के उच्चारण में मुंह के जिस विशेष अवयव की सक्रियता दिखी जाती है उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहा जाता है। संस्कृत भाषा में वर्णों के उच्चारण स्थान का बहुत ही व्यवस्थित और वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया गया है और जो व्याकरण हैं उनके द्वारा इन्हें बहुत ही संक्षिप्त रूप में और बहुत ही अच्छे तरीके से सूत्र रूप में निबद्ध किया गया है ताकि बच्चे इनको समझ सकें और बहुत आसानी से हम इनको समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं। इनका विवरण इस प्रकार से है। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः ओ आ कवर्ग, जिसका मतलब है क ख ग घ ङ, ह और विसर्ग, इनका जो उच्चारण स्थान है वह है कंठ। ये सभी वर्ण कंठ से उच्चरित होते हैं। इचु यशानाम तालु, छोटी ई बड़ी ई चवर्ग अर्थात च छ ज झ य और श, इनका उच्चारण स्थान तालु है। ई च छ ज झ य और स तालव्य श। ऋतु रसाणाम मूर्धा, री दोनों प्रकार के री, टवर्ग अर्थात टठ टठण र और मूर्धन्य श, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। लृतुलशानाम दंता, लृ छोटा बड़ा दोनों तरह का, तवर्ग तथ दधन ल और स, इनका उच्चारण स्थान दंत्य है। उपुपद्मानीयानाम ओष्ठौ, उ छोटा ऊ बड़ा, पवर्ग प फ ब भ म और उपदमानीय, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। उपदमानीय क्या है इसे हम अभी आगे स्पष्ट करेंगे। यमगणनानाम नासिका च, य म ङ ण न, इनका उच्चारण स्थान नासिका भी होता है। च का मतलब और, इसका मतलब है कि ये वर्ण जिस वर्ग में आते हैं उस वर्ग के अनुसार इनका उच्चारण स्थान होगा और नासिका भी होगा। जैसे यों है, इसका उच्चारण स्थान जो यों वर्ण है इसका उच्चारण स्थान क्या है, यहाँ कंठ है और नासिका भी इसका उच्चारण स्थान होगा। ए दैतो हो कंठ तालु, ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। इनके दो दो उच्चारण स्थान होते हैं, दोनों के सम्मिलित प्रयास से इन वर्णों का उच्चारण होता है। ओ दौतो कंठोष्टम, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ट है, कंठ का प्रयोग भी होता है और ओष्ठ का प्रयोग भी होता है। वकारस्य दंतोष्ठम, वकार अर्थात व, इसका उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम, जिह्वा मूलीय का जो उच्चारण स्थान है वह जिह्वा मूल है। जिह्वा मूलीय क्या होता है इसे हम अभी आगे स्पष्ट करेंगे। नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है। जिह्वा मूलीय और उपदमानीय क्या है इसे समझते हैं। अक् अख इति कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वा मूलीय, इस तरह से व्याकरण में वर्णन किया गया है। इसमें अक् अख, इसमें जो जिह्वा मूलीय चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह टाइपिंग में नहीं आने के कारण यहाँ पर नहीं दिखाए जा सके हैं। इसको समझते हैं। क और ख, इन दो वर्णों का उच्चारण जब जीभ के मूल स्थान से किया जाता है तो इन्हें जिह्वा मूली कहा जाता है, तब इनका उच्चारण स्थान जिह्वा मूल होता है। और सामान्य स्थिति में क ख का उच्चारण स्थान अपने वर्ग के अनुसार कंठ ही होगा। इसी तरह से अप अप इति पफाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृश उपदमानी, यहाँ इस तरह से लिखा गया है। इसमें भी चिन्ह अप अप जो उपदमानीय चिन्ह प्रयुक्त होते हैं वो यहाँ नहीं दिखाए जा सके हैं। इसको समझते हैं। प और फ वर्णों के उच्चारण से पहले अर्ध विसर्ग जैसा उच्चारण किया जाए तो ये दोनों वर्ण उपदमानीय कहलाते हैं। तो उपदमानीय को अर्ध विसर्ग भी कहा जाता है। अप अप इस तरह से इसका उच्चारण होता है। इनका उच्चारण स्थान भी ओष्ठ होता है, जैसे प और फ का होता है।
उच्चारण स्थानों को समझने के लिए गुरुदेव डॉक्टर मदन मोहन झा जी के द्वारा यह चित्र बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है। इसमें बहुत विस्तार से इसको व्यवस्थित तरीके से समझाने का प्रयास उनके द्वारा किया गया है, इसलिए मैंने इसमें कोशिश भी नहीं की अपने हाथ से बनाने की, उसी को ले लिया। उन्होंने सोशल मीडिया में इसको प्रसारित किया था विद्यार्थियों के हित के लिए, तो उसी में मैंने उनकी आज्ञा समझकर यहाँ पर प्रयोग किया है। उनको इससे खुशी ही होगी। तो ये उच्चारण स्थानों को यहाँ पर व्यक्त किया गया है, कंठ, नासिका, तालु, इस तरह से जो हमने सूत्र रूप में पढ़ा था वही यहाँ पर विस्तृत रूप में चित्रांकित करके एकदम विजुअल रूप इसको दे दिया गया है। हम समझ सकते हैं इनको। तो किसका उच्चारण स्थान क्या है यहाँ स्पष्ट रूप में दिया है। जैसे कंठ उच्चारण स्थान है किसका, अ क ख ग घ ङ और ह, इनका उच्चारण स्थान कंठ है और विसर्ग का। तो इसी प्रकार से इन अंगों का भी यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से व्यक्त किया है, कौन सा अंग कहाँ पर होता है जिससे हम उच्चारण करते हैं किसी भी वर्ण का, वो अवयव कहाँ पर होता है शरीर में। जैसे नासिका यहाँ होती है, ये तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन कंठ किसको कहते हैं, मूर्धा किसको कहते हैं, तो ये तीर के द्वारा इसको दिखाया गया है, चिन्हित किया गया है झा महोदय के द्वारा। तो इसे हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि कौन सा अवयव कहाँ पर स्थित है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है उच्चारण स्थान, क्योंकि इनका उपयोग पाणिनि व्याकरण में जो सूत्रार्थ हैं उनको समझने में अत्यधिक होता है। इसे आप समझें, और हमारे बोर्ड परीक्षा में भी ये कक्षा 9 में और 11 में इससे संबंधित प्रश्न आते हैं, इसलिए इनको याद कर लेना चाहिए। धन्यवाद।